जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतर और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो पूरे हिस्ट्री को कवर करेगा, यानी आने वाले चंद मिनटों में हम सुपर फास्ट तरीके से पूरे 150 क्वेश्चन को, यानी 30 मिनट में 150 क्वेश्चन कराकर धुआं कर देंगे। और याद रखना है हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी को, अगर वीडियो क्लिक किया है तो बने रहिएगा। मात्र बात है 30 मिनट की और उड़ा देंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, क्योंकि इन्हीं एनसीईआरटी वेस्ट क्वेश्चंस में आपका सिलेक्शन छुपा हुआ है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, एंजॉय करिएगा। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो ध्यान दीजिएगा, संगीत से संबंधित वेद है वो है सामवेद। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा वेद सबसे पुराना है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। बात करते हैं अगले प्रश्न की। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। तो ध्यान दीजिएगा, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता कहां से चलता है? ये चलता है यजुर्वेद से। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्ण व्यवस्था से संबंधी पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो ये पाया जाता है अथर्ववेद में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी के निवासी क्या थे? ग्रामीण, शहरी, जनजाति, खानाबदोश। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे ये थे शहरी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में घर बनाए जाते थे ईंट के, बांस के, पत्थर के, लकड़ी के। तो सिंधु सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे ईंटों के। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी जो थे ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो यह किया था किसने? दयाराम साहनी ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, रोपड़। तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह है वो है कौन? लोथल। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्णों में विभक्त था? तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा कालीन समाज जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक वर्णों में विभक्त था। बी आपका ऑप्शन सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इंद्र, ब्रह्मा, शिव, विष्णु। तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में जो है शिव के चित्रांकन का अवशेष प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारी जो भी क्लासेज आती हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों, क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। और लास्ट में आप हमें ये जरूर बताएं कि आपने 150 प्रश्नों की संग्रह में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, व्यास, सिंधु। तो मोहनजोदड़ो के खंडहर ये पाए जाते हैं सिंधु नदी के तट पर। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार प्रकार था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो था त्रिभुजाकार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन की बात करें तो ये था कौन सा? धान्यागार। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है? तो ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में दोस्तों सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मोहनजोदड़ो का अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में काफी बार ये पूछा भी जा चुका है। तो मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल,
राखीगढ़। तो ये कहा जाता है किसे, मोहनजोदड़ो को जो है हड़प्पा सभ्यता के सिंध का बाग कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे, पशुपति की। पशुपति की पूजा कौन करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, हड़प्पा का उत्खनन कार्य कब हुआ। तो हड़प्पा का उत्खनन का जो कार्य है ये कब हुआ था, 1921 में, और 1922 में जो है किसका हुआ था, मोहनजोदड़ो का। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो हड़प्पा के खंडहर ये पाए जाते हैं रावी नदी के तट पर। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, तंग और टेढ़ी, चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो नलियां थी ये कैसी थी, चौड़ी और सीधी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ये स्थित है लोथल। लोथल जो है ये भारत में स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, भारत का खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था पंजाब, सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो भारत का खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। तो ये स्थित है किस नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से, आलमगीरपुर से। तो ये पता चलता है दोस्तों धौलावीरा से जो है हड़प्पा के उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आर्य शब्द का अर्थ है। तो आर्य शब्द का जो अर्थ है वो है श्रेष्ठ से। किससे, श्रेष्ठ से जो है आर्य शब्द का अर्थ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, मातृ शक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्म कांड में। तो ये विश्वास किस पर करते थे, मातृ शक्ति में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, त्रयी नाम है तीनों वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के तीनों देवताओं का, तीन मौसमों का। तो त्रयी जो नाम है ये तीनों वेदों का नाम है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है कहां पे, ऋग्वेद में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो यह कहां पे है, राजस्थान में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो ऋग्वेद में कुल ऋचाएं हैं कितनी, 1028। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ऋग्वेद क्या है। सूत्रों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध ग्रंथ। तो ऋग्वेद जो है ये सूत्रों का संकलन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा ये है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, निम्नलिखित 4 वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो ये किसमें है, ये है अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गौपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। तो ये संबंधित है अथर्ववेद से। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले हैं। तो सर्वप्रथम घोड़े के जो अवशेष हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता में सुरकोटदा से मिले हैं। कहां से, सुरकोटदा से जो है घोड़े के अवशेष सर्वप्रथम मिले हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। तो ये मिले हैं कहां से, अतरंजी खेड़ा से जो है लौह धातु के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर,
विधि पर, दर्शन पर। तो उपनिषद जो पुस्तक है यह है किस पर? दर्शन पर। बात करते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी नदी है दोस्तों? आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं तो ध्यान दीजिएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो है सिंधु नदी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृत का घूर समझा जाता था? तो ये समझा जाता था किसको दोस्तों? कुरु और पंचाल को। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां पे हुआ था दोस्तों? ऋग्वेद में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। वैदिक काल में राजा जनता में जो कुछ कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलते थे उन्हें बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। पूर्व वैदिक में आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो पूर्व वैदिक में आर्यों का जो धर्म था वो था प्रकृति पूजा और यज्ञ। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो प्राचीन काल में जो है आर्यों के जीविकोपार्जन का जो मुख्य साधन था वो था कृषि। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। ऋग्वेद में यव शब्द किस उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया जाता था? तो ऋग्वेद में यव शब्द जो है ये किया जाता था किसके लिए? जौ के लिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत राजतंत्र। तो ये कैसी थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। वैदिक योगीन सभा थी, गांवों में व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार में होता था, मंत्री परिषद थी, उपरोक्त में कोई नहीं। तो वैदिक योगीन जो सभा थी ये कैसी थी? मंत्री परिषद की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, सभा, समिति, विधाता, उपरोक्त में सभी। तो ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी वो कौन सी थी? सभा। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख मिलता है तो ये कहाँ मिलता है? आरण्य में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो ये मिलता है कहाँ पे? अथर्ववेद में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को, वरुण को। तो यह समझा जाता था इंद्र को। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं अग्नि से, विष्णु से, वरुण से, यम से। तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र हैं वो अग्नि से हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद में, पुराण में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में। तो गायत्री मंत्र जो है ये मिलता है कहाँ पे? ऋग्वेद में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। पुराणों की संख्या है 16, 18, 19, 21। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 18। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये कहां से लिया गया है दोस्तों? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते जो शब्द है ये कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या कहा जाता था? बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए, घोड़े के लिए। तो वैदिक काल में जो है अधन्या किसे कहा जाता था दोस्तों? ये गाय को कहा जाता था। वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4 वेद। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गौधन, भूमि, कृषि, उपरोक्त में कोई नहीं। तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वो था गोधन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? तो ऋग्वेद में ध्यान दीजिएगा पहली बार जो प्रयोग किया गया है शूद्र का वो किया गया है 10वें मंडल में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे आदिनाथ। आदिनाथ
जो है ये जैन धर्म के संस्थापक थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान जो है महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, महावीर को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? तो महावीर को जो मोक्ष है वो प्राप्त हुआ था पावापुरी में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, जैन धर्म कब दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था? तो जैन धर्म जो है ये 300 ईसा पूर्व में दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय परिवार में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है शाक्य क्षत्रिय परिवार में हुआ था। किस? शाक्य क्षत्रिय परिवार में जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है वो आयोजित किया गया था कहाँ पे? राजगीर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, जैन साहित्य को कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। आगम जो है ये कहा जाता है किसे? जैन साहित्य को। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, पश्चिमी शक क्षत्रप उपासक थे। तो जो पश्चिमी शक क्षत्रप उपासक थे ये थे शिव के। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगति का जो आयोजन है ये किया गया था कहाँ पे? श्रीनगर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, बौद्ध धर्म का संत पाल किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का जो संत पाल है वो कहा जाता है किसे? नागा अर्जुन को। प्राचीन काल में जैन तीर्थंकर महावीर की मूर्तियों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। तो ये कहाँ पे था? मथुरा में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जैन धर्म के तीर्थकर परंपरा के 23वें तीर्थ कौन थे? तो ये कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार जो है महावीर 24वें तीर्थंकर थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों ये भी है, आपके एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पे कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का क्या नाम है? तो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का नाम जो है ये क्या है दोस्तों? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था? जन्म। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है किसे दोस्तों? महात्मा बुद्ध को। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना किया था पावा में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माँ का जो नाम था वो था दोस्तों माया देवी। माया देवी जो है गौतम बुद्ध की माँ का नाम था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का क्या नाम था? माया देवी, यशोधरा, प्रजापति, गौतमी, त्रिशला। महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का जो नाम था वो था, क्या नाम था दोस्तों? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो है महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम जो है यशोधरा था। यशोधरा जो है महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो है वो था राहुल। राहुल जो है गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना था। चन्ना जो है गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को
बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण जो है सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु जो है ये बनाया था किसे दोस्तों? अलार कलाम को। अलार कलाम को जो है बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? रुद्रक। रुद्रक जो है गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को कहा गया था क्या दोस्तों? गौतम बुद्ध और तथागत, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को जो है वैशाखी पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध के उपदेश देने की इस घटना को कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को जो है पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में? पाली भाषा में जो है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को दिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? तो बौद्ध धर्म के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बौद्ध धर्म के जो है त्रिरत्न कौन थे दोस्तों? ये थे बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते थे? तो बौद्ध के अनुसार जो है देवतागण कर्म के अनुसार आते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है निर्वाण। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है ये मैंने आपको बता दिया कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था यह हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था यह हुआ था राजगृह में। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफी बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत के बाहर बौद्ध धर्म के फैलाने का जो श्रेय जाता है ये जाता है किसको? अशोक के। दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो लोग अभी हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्लास को शेयर करना भी ना भूलें और लास्ट में आप हमें ये जरूर बताएं कि आपने इस 150 प्रश्नों के संग्रह में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म में शुरू की गई थी? तो यह किया गया था बौद्ध धर्म में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है कमल व सांड है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है अश्व। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, गौतम बुद्ध के महाबोधि का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के महाबोधि का जो प्रतीक है वो है बोधि वृक्ष। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या है? तो गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश का जो प्रतीक है वो है धर्म चक्र। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, बुद्ध के वैराग्य की भावना
किन 4 दृश्यों के कारण बदलती हुई हैं? तो बुद्ध के वैराग भावना जो है, ये 4 दृश्य कौन कौन से हैं दोस्तों? बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। ये 4 भावनाओं के कारण बुद्ध ने वैराग धारण किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार हैं। तो बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार हैं अश्वघोष। अश्वघोष जो है बुद्ध चरित के रचनाकार हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कौन? धम्मपद। धम्मपद जो है ये गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। विनय पटिक के क्या संकलित हैं? विनय पटिक जो है इसके संकलित हैं बौद्ध संघ के अनुशासन के नियम, इसमें संकलित हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अभिधम्म पिटक में क्या संकलित है? तो ध्यान दीजिएगा, अभिधम्म पिटक में जो है इसमें संकलित है बुद्ध के धार्मिक उपदेश जो है अभिधम्म पिटक में संकलित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। कालपी नगर जो उत्तर प्रदेश में है, यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह है यमुना नदी के तट पर। कहां पे है ये? जालौर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हर्यक वंश के जो है ये कहा जाता था अजात शत्रु को कुड़िक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुड़िक कहा जाता था। किसे? अजात शत्रु को। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीविक किसके दरबार से संबंधित रखता था? तो गौतम बुद्ध के समय जो प्रसिद्ध वैद्य जीवक थे वो किसके वैद्य थे? बिंबिसार के दरबार से ये संबंधित रखते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का जो विलय है ये मगध साम्राज्य में अजात शत्रु ने किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वज्जी था। क्या था? वज्ज जो है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? ये हुए हैं कहां से दोस्तों? महदहा से। महदहा से क्या प्राप्त हुए थे? हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहां थी? तो सुरसेन महाजनपद की जो राजधानी है ये कहां पे थी? मथुरा में। बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो था गिरिव्रज। गिरिव्रज जो है ये मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव ने आग का प्रयोग किस काल से शुरू हुआ था? तो मानव ने आग का प्रयोग जो है ये नवपाषाण काल में शुरू कर दिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित था? तो वर्तमान में पाकिस्तान में जो जनपद स्थित है वो है गांधार। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। दक्षिण भारत में स्थित जनपद था, तो दक्षिण भारत में स्थित जो जनपद था वो था अस्मक। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। पूरा पाषाण काल में मनुष्यों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो पूरा पाषाण काल में मनुष्यों के जीविका का जो मुख्य आधार था वो था शिकार। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। पूरा पाषाण काल में उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? पूरा पाषाण काल के उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त कहां से हुए थे दोस्तों? भीमबेटका से जो है पूरा पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो था अवंतिका। अवंतिका किसका नाम था? उज्जैन का। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, वो कहां पे? ये कलिंग में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों।
सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था? तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार थे वो थे हेरोडोटस। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो ये था कौन दोस्तों? मगध। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था, तो ये कौन था दोस्तों? डेरियस जो था ये पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जो सूची है ये कहां पे उपलब्ध है दोस्तों? संयुक्त निकाय में। अगर दोस्तों यही प्रश्न आपसे पूछ ले कि बौद्ध धर्म के किसमें जो है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो ये है अंगुत्तर निकाय में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ये था दोस्तों घनानंद। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है ये हुआ था 6ठी सदी में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? तो आपके पास ऑप्शन दिया गया है, नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नाला माला पहाड़ियां, नर्मदा घाटी। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिलता है दोस्तों ये मिलता है कहां पे? नर्मदा घाटी में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है? तो यह उपलब्ध है किसमें दोस्तों? अंगुत्तर निकाय में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था दोस्तों श्रेष्ठिन। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दिया था? तो ये किसने किया था दोस्तों? अजात शत्रु ने शासक बनने के लिए अपने पिता का जो है हत्या कर दिया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों इसका जवाब मैंने आपको बता दिया है पहले ही, तो इसका जवाब आप हमें एक बार कमेंट बॉक्स में फिर से दे सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, सुरसेन जनपद की राजधानी थी। तो सुरसेन जनपद की जो राजधानी थी दोस्तों ये कहां पे थी? मथुरा में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी थी तो ये कहां पे थी दोस्तों? विराट नगर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था? तो ध्यान दीजिएगा ये बनाया था किसने? शिशुनाग ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, नंद राज का संस्थापक कौन था? तो नंद राज का जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? महापद्मनंदन। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम सम्राट थे वो कौन थे? घनानंद। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, मगध साम्राज्य बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो ये भेजा था दोस्तों अवंती के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो प्राचीन भारत में जो चंपा था ये किसकी राजधानी थी? अंग की। अंग की राजधानी कौन था? चंपा। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्त, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा ये कुड़िक कहा जाता है हर्यक वंश के संस्थापक को, अजात शत्रु को। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में जो है पहिए का आविष्कार हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किस संस्कृतियों को रखा जाता है? तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है ये रखा जाता है पाषाण काल की संस्कृति को। किस काल के? पाषाण काल की संस्कृति को जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। दोस्तों क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो भी लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास आपको कैसी लगी ये भी हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ आपने इन 150 प्रश्नों के संग्रह में कितने सही प्रश्नों का सही जवाब दिया है आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।